India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव धवन ने कहा, अनुच्छेद 370 अस्थायी है, एकरूपता के नाम पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दुष्यंत दवे ने कहा, बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए होगा विनाशकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण मामले पर सुनवाई के दौरान निवासियों को मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों की अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक। 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश। गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलत जाति प्रमाण पत्र पर अपात्र व्यक्ति को अनुचित लाभ देना गलत। उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला रद्द। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करेगी। मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक था। उत्तर मध्य रेलवे ने इसके बदलकर ब्रॉडगेज करने का फैसला किया। ऐसे में मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 600 मीटर के दायरे में बसे इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन ने कोर्ट में कहा था कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। वो 100 वर्षों से अधिक समय से इसी स्थान पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पीछे के हिस्से में रेलवे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण तोड़ने के अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SVN भट्टी की 3 न्यायाधीश पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन के तर्क के बाद निवासियों को अंतरिम राहत देते हुए ये आदेश पारित किया कि अगर विध्वंस अभियान जारी रहा तो याचिका निरर्थक हो सकती है। सीनियर एडवोकेट ने पीठ से कहा, जब हमने इस अदालत से संपर्क किया तो उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें बंद थी। इसका फायदा उठाते हुए अधिकारियों ने 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया। क्षेत्र में लगभग 200 घर हैं, केवल 70 से 80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। वे 100 सालों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। पीठ ने इस संक्षिप्त दलील को सुनने के बाद नोटिस जारी किया और कहा कि 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति बने रहने दें, इसके बाद लिस्ट करें। पीठ ने संकेत दिया कि अंततः वो पक्षकारों को सिविल कोर्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां संपत्तियों के संबंध में मुकदमे लंबित हैं। 9 अगस्त को सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में विध्वंस अभियान शुरू किया, जिसमें कथित तौर पर नई बस्ती कृष्ण जन्मभूमि के पीछे के हिस्से में रेलवे ट्रैक के किनारे एक बस्ती में 135 घरों को तोड़ दिया गया। इन घरों को सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया और जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम ने कार्रवाई की।
रेलवे अधिकारियों ने वंदे भारत जैसी ट्रेनों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मथुरा से वृंदावन तक 21 किलोमीटर की दूरी को नैरो से ब्रॉड गेज में बदलने की योजना का हवाला देकर इस कदम का बचाव करने की मांग की है, लेकिन निवासियों ने नाराजगी जताई है। बस्ती के निवासियों को अपने सामान के साथ बाहर जाने की अनुमति देने के लिए 3 दिन की राहत अवधि के दौरान उनमें से कुछ ने विध्वंस अभियान पर रोक लगाने के लिए स्थानीय अदालत से संपर्क किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक वकील की गोली मारकर हत्या के बाद वकीलों द्वारा की गई हड़ताल के कारण मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में स्थानीय निवासी याकूब शाह ने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की। शाह ने आरोप लगाया है कि विध्वंस ऐसे क्षेत्र में किया गया जहां मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी है, जबकि जून में जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ चुनौती मथुरा की स्थानीय अदालत में लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार हासिल करने वाले व्यक्तियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सार्वजनिक प्राधिकारी को एक कर्मचारी को बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर रोजगार प्राप्त करने के लिए दोषी पाया गया था। न्यायालय की ओर से कहा गया कि ये मायने नहीं रखता कि जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्रस्तुत किया गया था या वास्तविक गलत धारणा के कारण इरादे का कोई महत्व नहीं है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जो व्यक्ति पद के लिए अयोग्य है उन्हें संरक्षण देने से सुशासन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 1998 में पहले प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण में रोजगार प्राप्त किया, जिसकी वो हकदार नहीं थे। 2011 में कर्मचारी के खिलाफ उसकी जाति स्टेटस को लेकर जांच शुरू की गई। उसने कहा कि हालांकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन 1993 में एक एससी वर्ग के व्यक्ति से शादी के बाद उसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया और इसलिए तहसीलदार ने पाया कि पहली प्रतिवादी ने जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय प्राधिकारी को गुमराह किया था। 2012 में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पहले प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जब मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के पास पहुंचा तो उन्होंने पाया कि पहले प्रतिवादी ने धोखाधड़ी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। विशेष रूप से न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहली प्रतिवादी से उस अवधि के लिए भुगतान किए गए वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी जिसके लिए उसने काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश में तस्करी, अंतर्राज्यीय तस्करी, साइबर अपराध और बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा जैसे संगठित अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा परिषद की स्थापना की मांग की गई। जनहित याचिका में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को ऐसे निकाय के नियंत्रण में लाने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि मांगी गई राहत नीति की प्रकृति और विधायिका के क्षेत्र में है और इसीलिए इसके लिए अदालत से रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं हो सकता। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो निर्देश मांगे गए वो विधायी और नीति क्षेत्र से संबंधित हैं और इसीलिए ये न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में उचित नहीं होगा। जनहित याचिका में मांगी गई राहतों में तस्करी, बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा, नशीले पदार्थों के विद्रोह, अंतर राज्य तस्करी आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी राष्ट्रपति की ओर से गठित समिति के नियंत्रण में और चीफ जस्टिस की सिफारिश पर राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा समन्वय परिषद स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश देना शामिल। इसके अतिरिक्त इसने परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, स्थानांतरण और आचरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति की मांग की। जनहित याचिका में ये घोषणा की मांग की गई कि एक बार उक्त परिषद स्थापित हो जाने पर सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां इसके सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आ जाएंगी। जनहित याचिका में प्रस्तावित किया गया कि एक बार परिषद स्थापित हो जाने के बाद नियम बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा किसी भी विधायी निकाय या निर्वाचित सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।
और चलिए आज हम आपको प्रतिकूल कब्जे के बारे में बताएंगे। प्रतिकूल कब्जा दरअसल एक कानूनी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति को उस भूमि के कानूनी स्वामित्व का दावा करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किसी और की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की अनुमति देता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस संबंध में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ के केस में कहा कि mere possession of the property over a long period won't always translate adverse possession. लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक ट्रेसपासर जिसके पास प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल नहीं है, अगर वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पर रहता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू इट। पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, uninterrupted, actual possession and should be hostile as well. एक टेनेंट एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता अगर वो लीज या रेंटल अग्रीमेंट पर रह रहा है। भीमराव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया कि सिर्फ एक लंबे वक्त तक पोजेशन होना ही काफी नहीं है प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए। आपको ये भी बताना होगा कि आपके पास एडवर्स एनिमस के साथ साथ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी भी है। अंडर आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर होता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है न्याय तक पहुंच की बाधाओं को दूर करना और ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों को सुगम और समावेशी बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। We need to overhaul our court infrastructure on a priority basis. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोर्ट परिसर के विस्तार के प्लान को सामने रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत का विस्तार किया जा रहा है ताकि 27 अतिरिक्त कोर्ट और 4 रजिस्ट्रार कोर्ट काम कर सकें और न्याय मिलने में लोगों को और आसानी हो। On the request of the President for the lawyers' chambers, सीजीआई ने कहा वकीलों और वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के लिए एक नई इमारत का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। 15 कोर्ट रूम, SCBA, SCAORA मीटिंग रूम, महिला बार रूम बनाने के लिए संग्रहालय और एनेक्स बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। make our courts accessible and inclusive. We need to overhaul our court infrastructure on a priority basis. Our emphasis on modernizing the judicial infrastructure to meet the challenges of the future is key to this mission. In this regard, I must share with you what I have already shared from across the judicial platform, that we plan to expand the Supreme Court by constructing a new building to accommodate 27 additional courts, 4 registrar courtrooms, but most importantly, adequate facilities for lawyers and litigants. This expansion of the Supreme Court is planned in 2 phases. In the first phase, the museum and the Annex C building will be demolished to construct a new building, providing for 15 courtrooms. The SCBA library, library for SCORA, offices for the President, Vice President and Secretary of SCBA and SCORA, the SCBA and SCORA executive meeting rooms, canteen for lawyers and litigants, women's bar room, and other requisite facilities for lawyers and litigants. They are vital stakeholders. सीजीआई ने कहा कि देश के हर कोने में न्याय पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। सीजीआई ने कहा कि संविधान न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है और न्यायपालिका को जिम्मेदारी देता है कि शासन की संस्थाएं परिभाषित संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। It is important that we recognize that all the institutions of the nation, the executive, the legislature and the judiciary are associated in the common task of nation building. This moment should serve as an occasion to recalibrate our collective goals and institutional aspirations. Our Constitution envisages an important role for the judiciary to ensure that the institutions of governance function within defined constitutional limits.
Moreover, the courts provide a safe, democratic space for individuals to seek protections of their lives and liberties. The Supreme Court particularly has been the vanguard of institutional governance by enhancing access to justice and promoting constitutional values. सीजेआई चंद्रचूड़ ने बार की अहमियत पर भी जोर दिया। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर कहा कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए एक बार नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से सुप्रीम कोर्ट में आए वकीलों के प्रतिनिधित्व करने वाली बार की संस्था है। एससीबीए देश का अग्रणी बार है जो देश के कानून शासन के लिए खड़ा है और आपके बिना हम न्यायाधीश कुछ नहीं हैं। But equally, it is important, I think, for us to recognize the fact that the Supreme Court bar, as a leading bar of the country, stands for the protection of the rule of law. Without you, the lawyers, and without your fearlessness and without your independence, we as judges would be really ciphers in the sands of time. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण के दौरान मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और संपत्तियों के विध्वंस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुंचना जरूरी है। साथ ही उन्होंने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत पर भी जोर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 6वें दिन की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से वकील राजीव धवन ने कहा कि ये विविधता है जिसे संजोकर रखा जाना चाहिए। एक रूपता के नाम पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दुष्यंत दवे की ओर से कहा गया कि इस प्रकार का बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। सीजेआई ने वकीलों को बहस का समय आपस में बांटने और 22 अगस्त तक दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता है। अगर ये निलंबन सफल हो गया तो राष्ट्रपति शासन विफल हो जाएगा। धवन ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विलय समझौते की स्थिति पर कुछ गलतफहमी है। अदालत ने कहा था कि विलय पत्र के बाद संप्रभुता का समर्पण पूर्ण था। इस पर हमारा निवेदन ये है कि जहां तक विलय पत्र का सवाल है तो ये बाहरी संप्रभुता से संबंधित है। वे यहाँ वहाँ कुछ अपवादों को छोड़कर खत्म हो गया, लेकिन आंतरिक संप्रभुता नहीं खोई है। धवन ने कहा, मैंने अनुच्छेद 3 के अनिवार्य प्रावधान को हटाने का प्रयास कभी नहीं देखा। यदि आप अनुच्छेद 356 उपधारा 1C का विस्तार करते हैं तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कार्टे ब्लांच है। इसीलिए इसे उन अनिवार्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें ये कमजोर नहीं कर सकता। धवन ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा खराब है, फिर जुलाई में संसद द्वारा इसका 6 महीने के लिए विस्तार भी कानूनन गलत था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, हम अनुच्छेद 356 उपधारा 1C से कैसे निपटेंगे? इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकते हैं जहां शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। आमतौर पर जब संविधान साधन और समावेश शब्द का प्रयोग करता है तो ये शक्ति के विस्तार का संकेत देता है, तो इसका मतलब है दायरा बढ़ाना। सीजेआई ने पूछा, क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होने पर संसद अनुच्छेद 256 का सहारा लेकर कानून पारित कर सकती है? राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 3 और 4 को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सशर्तता जुड़ी हुई है और सशर्तता राज्य विधायिका के पास है। धवन ने कहा, जब कोई कानून पारित करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 की शर्तों का पालन करना होता है।
धवन ने कहा कि ये सत्ता का लोकतांत्रिकरण है जिसने हमें उत्तर पूर्व में सक्षम बनाया है, अन्यथा ये खो गया होता। ये विविधता है जिसे संजो कर रखना चाहिए और एकरूपता के नाम पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दुष्यंत दवे ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक असामान्य मसौदा है, ये अस्थायी है। एक बार जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये मेरा निवेदन होगा कि अनुच्छेद 370(3) ने उन्हें इस बात पर सहमत कराया कि अनुच्छेद 370 संविधान में बना रहेगा। दवे ने कहा कि 2019 में सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणा पत्र के अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि वे अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे। ये संविधान पर धोखाधड़ी का एक मामला है। दवे ने कहा कि बेशक बहुत से राज्यों में विद्रोह है जैसे उत्तर पूर्व पंजाब, लेकिन फिर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के तहत कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार का बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अंत में याचिकाकर्ता से कहा कि कृपया बैठे और समय बांटे ताकि याचिकाकर्ता मंगलवार 22 अगस्त 2023 तक दलीलें पूरी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.